नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर डोईवाला मामले में बड़ी खबर यह है कि नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत का ये मामला, जहां पोस्टमार्टम में नहीं हो पाई है दुष्कर्म की पुष्टि। गुस्साए लोगों ने पथराव किया है पुलिस पर और पथराव में चोटिल हुए हैं पुलिसकर्मी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। माइनिंग प्लांट में नाबालिग का शव मिला था और मामले में 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दीपिका भंडारी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। दीपिका, इस मामले में और ज्यादा क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला है 13 साल की नाबालिग बच्ची से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि बच्ची को जो है मारकर उसके साथ दुष्कर्म करके उसको फंदे से लटकाया गया है। पुलिस ये बता रही है कि जब जो बच्ची है कूड़ा बीनने वाली वहां से लोहा उठाकर भागती है तो लड़के उसका पीछा करते हैं और उसे डांटते फटकारते हैं और ऐसे में उसके बाद उसे कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद वो गुस्से में आकर फांसी खा लेती है। लेकिन ये छोरी जो है परिजनों को और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनको राज नहीं आ रही है, इसीलिए उन्होंने आज जो है चक्का जाम भी किया। पुलिस ने उनको काफी समझाया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उन्होंने सड़क का जो रास्ता है वो नहीं खोला। उनका सीधा सीधा आरोप है कि बच्ची की रेप के बाद हत्या हुई है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें हम जांच की, तो पोस्टमार्टम में पुलिस ने ये बताया है कि पोस्टमार्टम में ये खुलासा हुआ है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है। और इसी के साथ परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए कोरोनेशन अस्पताल देहरादून लाया गया था तो उसका जबरन जो है लखी बागी चौकी के पास एक शमशान घाट पड़ता है, वहां पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। जबकि परिजनों ने पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि उसका जो अंतिम संस्कार है वो डोईवाला में अपने घर के पास जो शमशान घाट है वहां करेंगे, लेकिन पुलिस पर यह आरोप लग रहा है कि जबरन उनका जो अंतिम संस्कार है उनकी बेटी का करा दिया गया है, ताकि कल को अगर दोबारा से मेडिकल होता है तो उसमें रेप की अगर पुष्टि होती है तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होंगे। इसके बाद गुस्साई परिजनों ने आज पुलिस पर जमकर पथराव किए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं इसके बाद पुलिस ने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी है जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया था और उन पर। लेकिन दीपिका, ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई? क्यों पुलिस को इतनी जल्दी थी कि जो परिजन मांग कर रहे थे उन मांगों को दरकिनार करते हुए पुलिस अपनी मनमर्जी पर आमादा रही? जी बिल्कुल, देखिए इसी चीज को गुस्साए जो परिजन है उन्होंने आज पथराव किया है। उनका ये आरोप है कि जिस जगह पर स्टोन क्रैशर मालिक जो है वो एक विशेष समुदाय का युवक है, उसी के जो जानकार थे वो लड़के थे और जो ये स्टोन क्रैशर मालिक है वो काफी रसूखदार है, उसकी ऊपर तक अच्छी जान पहचान है सफेदपोश नेताओं से और इसी के चलते इस मामले को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। वो स्टोन क्रैशर मालिक जो है उसकी जो स्थिति है इसमें जो पूरे मामले में पूरी संदेह के घेरे में जो है पूरे परिजन बता रहे हैं और उनका ये आरोप है कि पुलिस प्रशासन और सरकार जो है इस मामले को इसीलिए दबा रही है क्योंकि जो रसूखदार व्यक्ति है स्टोन क्रैशर मालिक उसने जो है अच्छा खासी रकम पुलिस को दी है और जो सफेदपोश नेता है उनकी मदद से वो इससे बचना चाह रहा है और इसीलिए पुलिस ने जल्दबाजी में उसका पोस्टमार्टम कराया और उसका जो अंतिम संस्कार है वो किया, ताकि कल को अगर उसमें बवाल होता है तो दोबारा से लड़की का जो विसरा प्रिजर्व करके रखा जाता है वो नहीं रखा गया और जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार किया गया। यही आरोप परिजन लगा रहे हैं कि दीपिका, अब देखना होगा कि आगे इस मामले में सियासतदान किस तरह से अपने अपने मोहरे चलते हैं और सरकार इस पर क्या कुछ बड़े कदम उठाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे उत्तराखंड सामूहिक संवाद जो कार्यक्रम हुआ उसमें पूर्व सैनिकों के साथ ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस संवाद की जानकारी हम सुनवाएंगे आप तक, लेकिन उससे पहले एक खबर आपको बता देते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर जहां सिलाई बैंड में अतिवृष्टि से आई आपदा का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने औजारी और स्नान चट्टी के साथ ही अन्य क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति की गंभीरता का जायजा लिया। उन्होंने सड़कों, पुलों, कृषि भूमि के साथ ही आवासीय क्षेत्रों को हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी इकट्ठा की, जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का आकलन करते हुए राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में हर प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है। और सैनिकों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सामूहिक संवाद पूर्व सैनिकों के साथ हुआ है। डेमोग्राफी चेंज
हम उन लोगों की तो बात कर रहे हैं जो हमारे समाज में उथल पुथल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर हम अपने खुद को देखें तो हमारे एक अलग डायमेंशन के थोड़ा पीछे वहाँ जो लोग ब्रिगेडियर बिष्ट जी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ा इधर ही को ध्यान लगाइए सब लोग जी। जी, तो हम लोग आपस में, दूसरी तरफ तो लोग आपस में जुड़ रहे हैं, अपना फैलाव कर रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि जो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स या मीटिंग सेंटर्स, सामाजिक जो स्थल हैं, हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनमें हमारा आना जाना बहुत कम है। स्पेशली हमारी यंगर जनरेशन को शायद उसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका दायित्व तो हमारे ऊपर है। हम, बड़ी विडंबना है कि देवभूमि में बैठे हैं और हमारे मंदिरों की हालत इतनी खराब है। एक सत्यनारायण का मंदिर है हरिद्वार जाते हुए, एकमात्र मंदिर है, उसमें आप जाएंगे तो ये सोचेंगे दोबारा मैं यहाँ नहीं आऊँगा। वो एक एग्जाम्पल है, और वो पहले बहुत अच्छी स्थिति में होता था, बहुत लोग वहाँ जाते थे। और उसके अलावा कई हमारे धार्मिक स्थल हैं, ना तो वहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, ना टॉयलेट्स हैं लेडीज और जेंट्स के लिए अलग टॉयलेट हों, और कुछ सरकार इस तरह करे कि उनका जीर्णोद्धार करे, उनका डेवलपमेंट करे, उनको अट्रैक्टिव बनाए और लोगों को मोटिवेट करे कि लोग वहाँ जाएं, आपस में इंटरेक्ट करें। नहीं तो टेलीविजन और मोबाइल में ही हम लोग रह गए और हमें ये नहीं पता अपने पड़ोस में क्या हो रहा है। तो जिस जिस जोन में जो भी एरियाज हैं उनको डेवलपमेंट किया जाए। आपकी टीम है, पार्षद हैं, उनको बताएं, उनको जिम्मेदारी दें कि इनको डेवलप करें और आसपास के लोगों को एनकरेज करें। एक सोशल इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग एक प्लेटफॉर्म तैयार करें या एक प्रोग्राम रखें जिससे कि आपस में लोग आएँ, जुड़ें और आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, ताकि वक्त के समय जब कभी जरूरत पड़े तो हम लोग एक साथ खड़े रह सकें। धन्यवाद। बहुत अच्छा। प्लीज जो भी सवाल पूछ रहे हैं ब्रीफ में पूछिए, और अगर सब लोगों के पास सवाल नहीं पहुंच रहे तो कृपया लिख करके हमारे पास भेज दीजिए, उन पर गौर किया जाएगा। जय हिंद माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कर्नल दलबीर सिंह रावत हूं। अभी मैं यहां पे डायरेक्टर ECHS हूं उत्तराखंड सबेरिया में, और उत्तराखंड सबेरिया तकरीबन 4,70,000 एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट्स को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है, जिसमें हमारे तकरीबन 22 पॉलीक्लिनिक्स हैं, और उसमें से 2/3 पॉलीक्लिनिक हमारे इंटीरियर्स में हैं, रिमोट एरियाज में हैं। और वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमने वहां पॉलीक्लिनिक्स खोल दिए हैं, और हर एक जो पॉलीक्लिनिक है, किस टाइप का पॉलीक्लिनिक है, तकरीबन 1 से 2 डॉक्टर वहां पे ऑथराइज हैं। बट कई पॉलीक्लिनिक आज की डेट में ऐसे हैं जहां पे हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। जो पिछले साल भी जब हमारी आप लोगों के साथ में मीटिंग हुई थी तो आपने डायरेक्शन दिए थे DG हेल्थ को कि जो हमारे नए इंटर्न MBBS रहते हैं वो इन पॉलीक्लिनिक्स में कंपलसरी सर्विस करें, ताकि हमारे एक्स सर्विसमैन जो रिमोट एरियाज में हैं वो स्वास्थ्य लाभ ले सकें। नहीं तो उन पॉलीक्लिनिक में बाकी पूरा स्टाफ है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। मैं खुद पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूं और इंटीरियर राड क्षेत्र से हूं, और मुझे गर्व है कि मैं उस क्षेत्र से हूं और आज यहां आपके सामने खड़ा हूं। बट वहां पर भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जैसे स्वास्थ्य लाभ। जो हमारे PSC और CSC हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, वहां पे डॉक्टर्स नहीं हैं। पिछले 2 सालों में मैंने तकरीबन अपने 2-3 रिश्तेदार खोए हैं, क्योंकि जब तक वो यहाँ पे पहुंचा है तब तक उसकी डेथ रास्ते में हो गई है। तो मेरी आपसे अनुग्रह है कि आप कृपया करके एक बार दोबारा। उधर 14वें बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केक काटकर सभी लोगों को बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बुद्धा टेम्पल तक पहुंचने वाली सकरी सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, और जिसकी मांग तिब्बती लोग काफ़ी लंबे अरसे से कर रहे हैं। सड़क का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो वन विभाग के अधीन है, इसके लिए NOC लेकर इस सड़क को और चौड़ा किया जाएगा। स्थानीय विधायक विनोद चमोली ने ये जानकारी दी। आज दलाई लामा जी का 90वां जन्मदिन है और पूरे देश और दुनिया के अंदर बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। उनकी दीर्घायु की कामना लोगों ने की है। उसी कार्यक्रम के निमित्त हम सब लोग यहाँ पर आए थे
तो क्योंकि मेरा क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में ये इनका बुद्धा टेम्पल पड़ता है, जो अपने आप में एक तीर्थ स्थल है, दर्शनीय स्थल है। और आपको ध्यान में होगा जब हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट चला था तो बाकायदा लोग उसको देखने भी आए थे और लोग आते रहते हैं। तो उसी को लेकर, थोड़ा उसके रास्ते को लेकर और इसकी जो लिंक रोड्स हैं उनको लेकर मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों को मर्ज करने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। यशपाल आर्य ने इसे गरीब और गांव के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाला फैसला बताया। आर्य ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि एकलव्य का अंगूठा ही काटा जाए, इसीलिए प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे और निजी स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा देंगे जिससे कि गांव गरीब का बच्चा पढ़ भी न पाए। वहीं बीजेपी ने नेता विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। उत्तराखंड में स्कूलों को मर्ज करने का फैसला। यशपाल बोले, एकलव्य शिक्षा से वंचित होगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार का कदम बता रही बीजेपी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, फैसला संविधान विरोधी। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों को मर्ज या बंद करने के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कड़ा विरोध जताया है। यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार के फैसले को संविधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन बताया है। नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा है कि जिन स्कूलों को छोटा कहकर बंद किया जा रहा है वे ही गांवों के बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों में शराब की दुकानों में वृद्धि और स्कूलों की संख्या में गिरावट न्याय संगत तो बिल्कुल नहीं होगा। आर्य ने निशाना साधते हुए कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि एकलव्य का अंगूठा ही काटा जाए। शिक्षा को महंगा करके भी तो एकलव्य को शिक्षा से वंचित किया जा सकता है। इसलिए प्राथमिक स्कूल बंद कर देंगे और निजी स्कूल और डिग्री फीस इतनी बढ़ा देंगे जिससे कि गांव गरीब का बच्चा पढ़ ही ना पाए। इस फैसले को लेकर यशपाल आर्य ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। इस मर्जर नीति को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। हर गांव में संविधान और आरटीई एक्ट के अनुसार स्थानीय स्कूल की गारंटी दी जाए। शिक्षा में निजीकरण केंद्रीकरण की बजाय जन भागीदारी विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष की मांग का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस निराधार आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठा रही है, न कि किसी को शिक्षा से वंचित करने के लिए। छात्र संख्या कम हो रही है। छात्र संख्या तो कम होगी जब पढ़ाने वाला मास्टर नहीं होगा, अध्यापक नहीं होगा, एलटी नहीं होगा, प्रवक्ता नहीं होगा, वहां पर हेडमास्टर और प्रिंसिपल नहीं होगा, तो भाई अपने बच्चे क्यों लोग भेजेंगे? निश्चित तौर पे वो प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करेंगे। और सरकार चाहती भी है कि निजीकरण हो शिक्षा का, इसीलिए सरकारी शिक्षा को समाप्त करने की योजना धन सिंह रावत की है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं नेता प्रतिपक्ष ने जो बात उठाई है। पूरी कांग्रेस पार्टी का ये मत है कि किसी भी सूरत में ये क्लस्टर स्कूल के नाम पर 1488 स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। ये आरोप लग रहा है कि क्लासेस बंद कर रहे हैं या स्कूल बंद कर रहे हैं, यहाँ कहीं कोई सच्चाई नहीं है। अगर कहीं पर ऐसी स्थिति आ रही है तो उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। उनके लिए और अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास सरकार का हो रहा है। और सरकार का पहला प्रयास ये है कि प्रदेश के नौनिहालों को गुणात्मक शिक्षा दी जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, संस्कारवान शिक्षा दी जाए और उनके भविष्य को संवारने का काम ये पहला उद्देश्य सरकार का है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसके प्रति गंभीर हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होने या अन्य कारणों से उन्हें मर्ज करने का फैसला लिया जा रहा है, लेकिन इससे इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले गांवों के बच्चों के लिए समस्या तो निश्चित रूप से बढ़ेगी और नेता प्रतिपक्ष ने इसी को लेकर चिंता जाहिर की है। देखना होगा कि इस पर नेता प्रतिपक्ष ने जो मांगे रखी हैं, उन पर सरकार क्या फैसला लेती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का नामांकन होने के बाद अब प्रत्याशियों ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। तो वहीं टिहरी में जिला पंचायत अध्यक्ष पर खड़ी खूड़ी जिला पंचायत से सोना सजवान और चाह गाडोलिया सीट से कंचन गुनसोला इशिता सजवान कोट जिला पंचायत क्षेत्र से और नीलम बिष्ट दला आरागढ़ जिला पंचायत क्षेत्र से मैदान में है। जिला पंचायत अध्यक्ष
पदक की अगर बात की जाए तो इस पर इन चारों ने साथ ही कांग्रेस की निगाहें भी हैं इनके साथ साथ। और हालांकि कांग्रेस ने अभी तक यहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन अब प्रत्याशियों ने अपना अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। तो धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी पूरी भाजपा के वरिष्ठ जनों का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और मैं अपने स्वर्गीय रतन सिंह कंसोला जी की बहू हूँ और चाह गडोलिया वार्ड नंबर 21 से मैंने दावेदारी की है और मैं प्रत्याशी हूँ भाजपा से। तो मैं उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रही हूँ। जैसे कार्य उन्होंने 10 साल जानते ही हैं, उन्होंने ईमानदारी से कार्य किए हैं और अपने पर्वतीय क्षेत्र में जो भी समस्या हो उन्होंने निष्पक्ष होकर के कार्य करके उनको आगे सफल किया है। हमारे मेन है खेती बाड़ी से लेकर रिलेटिव बंदरों का बहुत अंतक है और भी बहुत सी समस्या है, सड़कों से लेके शिक्षा से लेके पानी की वो समस्या हमारे पहाड़ों में लगातार चलती रहती है। बहुत से जनप्रतिनिधि उसका हल समस्या का हल करते भी हैं, पर वो समस्या हमेशा बनी रहती है। सबका हमारा यही प्रयास रहता है कि हम इन समस्याओं का समाधान करते रहें। हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ और मैं आज अपना नामांकन कर चुकी हूँ। पार्टी का संगठन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का भी और साथ में जिलाध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाकर तीसरी बार जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम किया है। और मैं अपने 10 साल के कार्य को लेकर जनता के बीच जा रही हूँ। जो मैंने 10 साल के कार्य किए हैं उनके लेकर जनता का विश्वास है। उधर कपकोट में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीणों का गुस्सा पुलिस और स्थानीय विधायक सुरेश गढ़िया के खिलाफ फूट पड़ा है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय ग्रामीणों ने पुलिस और विधायक के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी करते हुए उन पर आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए हैं। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने सड़क पर पहुंचकर पुलिस और विधायक का पुतला दहन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर मसूरी में बीजेपी ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रहित में दिए गए बलिदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धासुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मसूरी मंडल की इस संगोष्ठी में मेरा आना हुआ। मैं मंडल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा इस शुभ अवसर पर कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को आज हमारी केंद्र की जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो एक एक संकल्प आज पूरे किए जा रहे हैं। चाहे वो 5 अगस्त 2019 का धारा 370 को इस देश से हटाने का हो, उस संकल्प को जो 70 साल पुराना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प था, उन्होंने कहा था कि एक देश के अंदर 2 विधान 2 प्रधान और 2 संविधान नहीं चलेंगे, और उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। और विरोध करते हुए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। तब जाकर हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की और 1952 के चुनाव में भी हमारे 2 सांसद चुने गए थे। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि करोड़ों कार्यकर्ताओं के माध्यम से जिस प्रकार हमारे 303 सीटें आई। देहरादून में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे आदर्श रहे हैं और देश की एकता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत के लिए कश्मीर को देश की मुख्यधारा में लाना चाहते थे। उन्होंने एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का मत रखा था और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक देश, एक निशान और एक विधान के सिद्धांत को साकार किया। 124वीं जयंती है। उनका लगाया पौधा जो 1951 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जनसंघ की स्थापना हुई थी, आज विशाल स्वरूप धारण कर चुका है। और उन्हीं के बताए हुए मार्ग सिद्धांतों पर चलकर आज लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार है।
कई प्रदेशों में हमारी सरकार है और आज उनकी जयंती को हम दूसरी विधानसभा में धूमधाम से मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जो लगातार दूसरी बार इस प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर मुखर्जी जी की आज जन्म जयंती है। देश की एकता अखंडता के लिए उनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। आने वाली पीढ़ी में उनके विचारों को हम प्रत्येक युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में कामयाब हों, सफल हों, इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष उनकी जयंती कार्यक्रम हो या 21 जून को उनका जो महानिर्वाण दिवस है उसको मनाने का विषय हो, अब इसको मनाते हैं। हम जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के श्रद्धा के भाव के साथ खड़ा है, उसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उधर मानसून सीजन शुरू होने के बाद जल भराव की समस्या को देखने के लिए देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रिंस चौक में जाम नालियों को तत्काल खोलने के निर्देश दिए। देहरादून मेयर ने कहा कि रेलवे कॉलोनी के पास नाले के निस्तारण के लिए भी प्लान बनाने के तत्काल प्रभाव से इस पर अमल किया जाए, इसके निर्देश उन्होंने दिए। देखिए, प्रिंस होटल जो चौक है इस पे पानी का भराव हमेशा हर साल होता है और जो वहाँ पे सारे यात्री हैं उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है, नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो इसके मद्देनज़र हमने पहले भी वहाँ पे देखा था उस जगह पे, और कैसे फिर हमने कहा इसे अगर हम निगम स्तर पर ही इसका कोई निस्तारण कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग गए थे, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को साथ लेके गए थे। उधर उत्तराखंड में मोरी थाना पुलिस ने उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। आपको बता दें कि आराकोट सनेल बैरियर पर सघन चेकिंग अभियान के दौरान पिकअप वाहन से 85 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। वाहन चालक मौके से भाग गया, वाहन को मौके पर सीज किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना मोरी पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उधर रानीखेत में मुहर्रम के अवसर पर ढोल ताशे के साथ ताजिए निकाले गए और ताजिए के जुलूस के साथ मुस्लिम समाज का अखाड़ा भी रहा। आपको बता दें कि इमाम बाड़ा पर पहुंचकर ताजिया करबला में दफनाए जाने को लेकर ये पहल की गई। इस अवसर पर इमाम बाड़े में आम लंगर का भी आयोजन किया गया। गाजीपुर में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बेकाबू कार ने टक्कर मार दी और इसमें महिला, युवक और बच्ची की मौत हो गई है। जंगीपुर थाना क्षेत्र के चौकिया मोड़ की यह घटना बताई जा रही है। तो बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी और इस दरमियान ये दर्दनाक हादसा हो गया। महिला, युवक और बच्ची की मौत हो गई। जंगीपुरा थाना क्षेत्र के चौकिया मोड़ की यह घटना बताई जा रही है। जो वाराणसी से गोरखपुर के हाईवे जाता है उस पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 लोग मृत अवस्था में आए हैं और एक घायल अवस्था में आई थी। घायल जो आई थी उनका नाम कुंती देवी था, उम्र 50 वर्ष थी। प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको वाराणसी के लिए रिफर कर दिया गया है। बाकी एक बच्ची थी स्मिता जिसकी उम्र 2 साल थी, वो मृत अवस्था में लाई गई थी। उसके साथ एक चंद्रज्योति देवी थी, उम्र 70 साल, उनको भी मृत अवस्था में लाया गया था। और एक पुरुष थे जिनका नाम संजीत पाल है, उम्र 26-27 साल रही होगी, ठीक है, उनको भी मृत अवस्था में लाया गया। बाकी तीनों लोगों की बॉडी को मार्चुरी में रख दिया गया है। ये बहुत बड़ी घटना है। इस घटना पर मैं दुख व्यक्त कर रहा हूँ। जो तेज़ रफ्तार वाहन से वहाँ बेलवा मोड़ पर आए दिन एक्सीडेंट होने का काम करता है। हम लोग कई बार जो है जिला प्रशासन को भी अवगत कराए हैं कि कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जहाँ वहाँ एक्सीडेंट ना हो, लेकिन चूँकि हाईवे है और उस हाईवे पर लगातार तेज़ फर्राटा वाहन भरते हुए जा रहे हैं और जो क्रॉसिंग है इधर से उधर से आने का चौराहा टाइप बन गया है, तो वहाँ आए दिन जो है घटनाएं होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करूँगा कि वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए
जैसे वहाँ एक्सीडेंट रुके। पवन मिश्रा हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में, क्योंकि ये 3 लोगों की जान गई है इसमें, और यहाँ बताया जा रहा है विधायक के द्वारा कि लगातार घटनाएं होती हैं, इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार एसयूवी कार ने एक बाइक सवार को धक्का मारते हुए आगे निकल गई, जिसमें 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और एक घायल हो गया। आपको बताते चले इस हादसे में मासूम बच्ची समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बेलवा चौक। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए पवन। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।